हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल क्रमरी एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th जीव विज्ञान से एक टॉपिक है जिसका लेसन नाम है जैव विविधता। अधिकतर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है, दिनाम पद्धति क्या है। उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, इसके जनक कौन थे, वर्गीकरण की क्या महत्ता है, किसी एक जंतु का जीव वैज्ञानिक नाम भी लिखिए। तो इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम सिम्पसन सन 1961। सिम्पसन एक वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार किसी जीवधारी को वर्गीकरण में मान्यता प्राप्त करने या समूह के लक्षणों के आधार पर नाम देना ही नामकरण नोमेनक्लेचर कहलाता है। जो सिम्पसन एक वैज्ञानिक थे सन 1961 में, उनके अनुसार किसी जीवधारी को वर्गीकरण में मान्यता प्राप्त करने या समूह के लक्षणों के आधार पर नाम देना ही नामकरण कहलाता है। मतलब कोई जीवधारी है, अब उसका मान्यता प्राप्त करनी है, मतलब कि किसी जंतु का, एक भी जंतु है तो उसका अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग क्षेत्र में। जैसे यदि सांप को देख लिया जाए तो सांप को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई देखेगा, कोई कहेगा सांप है, कोई कहेगा कीड़ा निकला आया है, कोई कहेगा दुमई है, मतलब दुमे मुँह वाला भी सांप होता है। तो इसलिए अलग अलग नाम से क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं तो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उसके लिए एक वर्गीकरण दिया गया है जिसका नाम दिनाम पद्धति या नोमेनक्लेचर कहते हैं। नामकरण देना ही नोमेनक्लेचर यानी नामकरण कहलाता है। तो सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, जो स्वीडन है वहाँ के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्राणियों को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नाम देने की प्रथा को चलाया। जो सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मतलब पूरे संसार में एक ही नाम को देने के लिए की प्रथा को चलाया कि पूरे संसार में एक ही ऐसा वैज्ञानिक नाम होना चाहिए जो सभी वैज्ञानिकों के लिए आसान हो, समझने में आसान हो। मतलब एक ही नाम लो और वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए कि आखिर बात किस जंतु की या वनस्पति की हो रही है। तो इस प्रथा को दिनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है या कहा गया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक प्राणी के दो नाम होते हैं। ये जो पद्धति है दिनाम पद्धति, इसके अनुसार प्रत्येक प्राणी के जो वैज्ञानिक नाम है वह दो होते हैं। प्रथम नाम जेनेरिक नाम कहलाता है। जो प्रथम नाम है वह जेनेरिक नाम कहलाता है, मतलब वह जंतु का जेनेरिक नाम जो है वह कहलाता है, जो प्राणी की वंश यानी जीन को प्रदर्शित करता है। जो प्रथम नाम है वह प्राणी के वंश यानी जीन को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा विशिष्ट नाम स्पेसिफिक नेम कहलाता है। और दूसरा नाम जो होता है वह स्पेसिफिक नाम जो होता है वह कहलाता है। तब दूसरा नाम स्पेसिफिक नाम यानी एक विशिष्ट पहचान वाला नाम कहलाता है, जो प्राणी की जाति यानी स्पीज को प्रदर्शित करता है। जो दूसरा नाम है वह प्राणी की जाति यानी स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। जैसे वैज्ञानिक नाम अगर किसी जंतु को ले लिया जाए तो जैसे बिल्ली का जंतु वैज्ञानिक नाम जो जेनेरिक नाम प्रथम नाम फेलिस होगा, और विशिष्ट नाम यानी स्पेसिफिक नाम डोमेस्टिका होगा। ये वैज्ञानिकों द्वारा, अगर यदि हम किसी वैज्ञानिक से बोलें कि फेलिस डोमेस्टिका इधर रास्ते से गया है तो वैज्ञानिक आसानी से समझाएंगे। यदि उन्हें बिल्ली या बिल्ली को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं, वह बोलें तो उनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे फेलिस डोमेस्टिका नाम दिया गया है वैज्ञानिक के अनुसार। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस आदि और भी अधिक वैज्ञानिक नाम हो सकते हैं, वो नेक्स्ट अन्य किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पुस्तकों में ये नाम तिरछे आइटैलिक में छापे जाते हैं और यदि हस्तलिखित होते हैं तो उनके नीचे रेखा अंडरलाइन खींची जाती है। जो पुस्तकें होती हैं उनमें ये नाम तिरछे यानी आइटैलिक तिरछे हल्के तिरछे छापे जाते हैं। और यदि हस्तलिखित यानी इन नामों को, वैज्ञानिक नामों को यदि लिखते हैं तो पहला अक्षर
जो हस्तलिखित होते हैं तो उनके नीचे रेखा यानी अंडरलाइन खींची जाएगी। यदि हाथ से लिखते हैं तो उनके नीचे अंडरलाइन खींची जाएगी। जैसे मैंने किया खींच रखी है, ये अंडरलाइन कर दिए जाते हैं वैज्ञानिक नामों के पीछे। वंश यानी जीन के नाम का पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल तथा शेष अक्षर छोटे स्मॉल होते हैं। जो वंश यानी जीन होता है, ये पहला नाम वंश यानी जीन का नाम कहलाता है। इसका पहला अक्षर देखिए बड़ा होता है, ठीक। और शेष सभी अक्षर स्मॉल यानी छोटे हैं, ठीक। इसी प्रकार जबकि जाति यानी स्पीसीज के समस्त अक्षर छोटे यानी स्मॉल होते हैं। जो स्पीसीज होती, ये जो नाम दूसरा नाम है, ये स्पीसीज नाम यानी जाति नाम कहलाता है, जाति। तो इसमें सभी अक्षर जो हैं वो छोटे यानी स्मॉल होते हैं और अंडरलाइन कर दी जाती है, बाद में लिखने के बाद अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ठीक। तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। जो कैरोलस लीनियस नामक जो वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के विज्ञान का जनक कहते हैं। द्विनाम पद्धति का महत्व, मतलब इसका महत्व क्या है, इसकी आखिर जरूरत क्या पड़ी, उसके बारे में अब हम देखेंगे। सिग्निफिकेशन ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यह नंबर 1 है। यह वर्गीकरण पद्धति वैज्ञानिक रूप में जीव के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यह जो पद्धति है बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति, यह वैज्ञानिक रूप में, जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके अनुसार या उनके रूप में जीव के बारे में ज्ञान को प्रदान करती है। ज्ञान को आसानी से मतलब समझने में आसानी करती है, प्रदान करती है। जाति तक वर्गीकरण करने से उस जंतु की विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। मतलब जाति तक यदि किसी जंतु की वर्गीकरण करें तो उसकी विशेषताओं के बारे में अधिक ज्ञान हो जाता है। अपनी विशिष्ट विशेषता के कारण ही यह पद्धति एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में प्रचलित हो सकी है। दूसरा है अपनी विशिष्टता, और अपनी इसी विशेषता के कारण ही यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विधि के रूप में प्रचलित हो सकी है। अन्यथा स्थानीय या अन्य प्रकार के नाम सभी स्थानों पर मान्य होना या प्रचलित होना संभव नहीं है। जैसा मैंने बताया कि सभी स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं इंग्लिश, कहीं हिंदी, कहीं उर्दू, कहीं फारसी, अलग अलग भाषाएं हैं। तो अलग अलग नाम जंतुओं के, वनस्पतियों के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं, इसलिए उनको समझना संभव ही नहीं है, आसान ही नहीं है। इसलिए बॉटनिकल नेम जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वह पद्धति लागू की गई है। इसके वर्गीकरण का महत्व समझ लेते हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, जीवधारियों का वर्गीकरण उनके अध्ययन में निम्नलिखित प्रकार से सहायक होता है। नंबर 1, अध्ययन में सहायता, मतलब अध्ययन में, समझने में, सीखने में सहायता। किसी वर्ग के एक जीवधारी का अध्ययन कर उस समूह में पाए जाने वाले अन्य जीवधारियों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब किसी एक वर्ग यानी फाइलम के जीवधारी के बारे में अध्ययन करिए, मतलब किसी भी एक जीवधारी के बारे में अध्ययन करिए। जैसे उदाहरण के लिए इगुलिना है, इगुलिना के बारे में यदि हमने पढ़ लिया तो उस फाइलम के बारे में, सभी जीवधारियों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, उन्हें मैंने इगुलिना भी बता दिया। अब जैसे यहाँ उदाहरण है, मेंढक के बारे में अध्ययन करके एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों के में पाए जाने वाले समस्त लक्षणों का अनुमान लगाया लेते हैं। जैसे मेंढक जंतु है, मेंढक, उसके बारे में यदि हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं सभी नॉलेज, तो हम मेंढक एम्फीबिया वर्ग से आता है। तो एम्फीबिया वर्ग में जितने भी प्राणी पाए जाएंगे उन सभी के सामान्य लक्षणों का अनुमान हम आराम से यानी आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा है विकास क्रम का ज्ञान, सभी समूह के सामान्य लक्षणों का अध्ययन कर उन्हें विकास के क्रम में रखा गया है। जो सभी समूह जो हैं उनके सामान्य लक्षण के अध्ययन करने के बाद ही उनके विकास के क्रम में रखा गया है सभी वर्गों को। तो समूह का क्रम उनके गुणों की जटिलता के आधार पर निश्चित किया गया। जो समूह हैं, जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया, उसके जो समूह हैं, फाइलम्स हैं सभी, तो उनका अध्ययन करके
उनके विकास के आधार मतलब सबसे पहले सरल समूह आएगा, उसके बाद अन्य जटिल समूह आते आते जाएंगे। और किया गया है समूह का क्रम उनके गुणों की जटिलता के आधार पर निश्चित किया गया है। कार्डेटा के अंतर्गत जो कार्डेटा फाइलम कार्डेटा है उसके अंतर्गत जो कार्डेटा समझ लेते हैं। कार्डेटा जो होता है फाइलम कार्डेटा, उसमें वही जंतु रखे जाते हैं जिनके शरीर में नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कार्डेटा में वह जंतु रखे जाते हैं। इसके अंतर्गत पिसीज यानी मछलियाँ, पिसीज में मछलियाँ हैं। एम्फीबिया में वह जंतु आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और थल पर यानी स्थल पर भी रह सकते हैं, धरती पर भी रह सकते हैं। जैसे मेंढक है। रेप्टाइल्स में वह जंतु आते हैं जो रेंगने वाले जंतु होते हैं। एवीज में पक्षी वर्ग के जंतु आते हैं, जैसे पक्षी हैं जो हवा में उड़ सकते हैं एवीज में। तथा मैमल्स में वह जीव आते हैं जो अपने बच्चों को यानी स्तनों को दूध पिलाते हैं, वह मैमल्स यानी मैमेलिया में आते हैं। समूह का क्रम उनके गुणों की जटिलता के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक, अगला है संयोजी कड़ियों का ज्ञान। जो संयोजी कड़ी यानी जुड़ी ही एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी जो होती हैं उसका ज्ञान वर्गों का अध्ययन करते समय जब जीवधारी में दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं तो जीवधारी को संयोजक कड़ी के रूप में पहचाना जा सकता है। मतलब फाइलम्स यानी वर्गों का अध्ययन कर रहे हैं किसी जीव का, मतलब पहले हमने किसी एक जीव का अध्ययन कर लिया, उसके बाद दूसरे जीव का अध्ययन कर लिया, तो हमें पता चलता है कि ये जीव उस पहले बार जीव से कुछ मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसी को ही संयोजक कड़ी कहते हैं। ये आसानी से फिर पता चल जाता है कि ये संयोजक कड़ी है, जिसके विकास के अध्ययन में सुगमता होती है, आसानी होती है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म है जो एक पक्षी था, वह जीवाश्म है क्योंकि इस फॉसिल्स में इस जीवाश्म में जो पक्षी का जीवाश्म ये पाया गया वैज्ञानिकों, इसकी चोंच में दांत पाए गए जो कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। इस पक्षी जीवाश्म में सरीसृप तथा पक्षी वर्ग दोनों के लक्षण पाए जाने के आधार पर ही अनुमान लगाया गया कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। ये जो जीवाश्म मिला वैज्ञानिकों को, इससे पता चला कि पक्षियों का विकास जो है वही सरीसृप यानी रेंगने वाले जंतुओं से हुआ है, क्योंकि रेंगने वाले जंतुओं में दांत पाए जाते थे और पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते हैं। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। ठीक, नंबर 4 अनुकूलता का विकास। किसी जो अनुकूलता है उसका विकास का ज्ञान होता है वर्गीकरण से यानी दिनम पद्धति है क्लासिफिकेशन से। किसी वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों के जीवधारियों के लक्षणों के आधार पर उनकी अनुकूलता के बारे में अनुमान लगाया जाता है। मतलब कोई किसी वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न वर्गों के जीवधारी जो होते हैं उनके लक्षणों के आधार पर, जो सामान्य लक्षणों के आधार पर उनकी अनुकूलता जो है, जो क्लाइमेट है उनका वातावरण जो है उसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। जैसे पानी में पाए जाने वाले सभी जीवधारू पानी में सफलतापूर्वक रहने तथा तैरने आदि के लिए अनुकूलित होते हैं। जो पानी में पाए जाने वाले जीव हैं वह पानी में सफलतापूर्वक रहने के लिए यानी तैरने के लिए उनमें अंग पाए जाते हैं, अनुकूलित होते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे मछली है, मछली में तैरने के लिए फिंस पाई जाती हैं। उसकी बनावट पूँछ की, जो मछली है उसकी पूँछ की बनावट इस तरीके की होती है ताकि उसे आसानी हो तैरने में, इसीलिए ये अनुकूलता उसमें पाई जाती है। अगला पॉइंट है नंबर 5 प्राणियों के संबंधों का ज्ञान। जीवधारियों के विभिन्न वर्गों के अध्ययन से साधारण एवं जटिल स्तर के जीवधारियों को पहचानकर कुछ समूहों की
उत्पत्ति के मूल स्रोतों का पता लगाया जाता है। जो जीवधारी हैं, प्राणियों के संबंधों का ज्ञान में जो प्राणियों के संबंध आपस में एक दूसरे होते हैं, उसके ज्ञान प्राप्त होता है। जीवधारियों के विभिन्न वर्गों के अध्ययन से, मतलब अलग अलग प्रकार के वर्गों के अध्ययन से साधारण एवं जटिल स्तर के जीवधारियों, जो साधारण जीवधारी हैं, कुछ सरल जीवधारी होते हैं जिनकी बनावट आसान होती है, कुछ जटिल जीवधारी होते हैं उनकी जीव पहचान की जा सकती है, यानी कुछ अलग अलग समूह में अलग अलग पहचान की जा सकती है। उन मूल स्रोतों से पता लगाया जाता है, इसी मूल स्रोत जो है वर्गीकरण से पता लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग के लक्षणों के आधार पर यह पता लगाया गया है कि इन दोनों के उदय का मूल स्रोत सरीसृप वर्ग के प्राणियों से हुआ है। जैसा एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आर्कियोप्टेरिक्स, ये जो पक्षी है, इसके आधार पर बताया गया है कि जो स्तनधारी वर्ग है उनके लक्षणों के आधार पर यह पता लगाया है कि जो पक्षी हैं उनका उदय सरीसृपों से हुआ है। ठीक। नंबर 6 है जलीय जंतुओं के स्थलीय जंतुओं के विकास का ज्ञान। जो जलीय जंतु हैं उनसे स्थलीय जंतुओं के विकास, मतलब जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं का विकास हुआ है, इसके बारे में ज्ञान हमें प्राप्त होता है इस वर्गीकरण से, दिनांक पद्धति से, यानी क्लासिफिकेशन करने से। जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि पहले सरल संरचना वाले जलीय जीवधारियों का विकास हुआ तथा बाद में बहुकोशिकीय जीवधारियों तथा स्थलीय जीवधारियों का विकास हुआ। जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले सरल संरचना वाले जीवधारियों को रखा गया है। जैसे प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ जो होता है उसमें वह सबसे पहले है, तो उसके पहले होने का कारण यही है कि उसमें सभी जितने भी जीव जंतु पाए जाएंगे वो सभी सरल संरचना वाले होंगे, एक कोशिकीय होंगे, एक ही कोशिका उनके अंदर पाई जाएगी। और बाकी जो अन्य वर्ग जो होंगे, अन्य फाइलम्स हैं, वह उसमें उनमें जो जंतु होंगे वह बहुकोशिकीय होंगे। चलिए अब हम इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन दिनांक पद्धति क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, इसके जनक कौन थे, वर्गीकरण की क्या महत्ता है, किसी एक जंतु का जीव वैज्ञानिक नाम भी लिखिए। तो आंसर इसका होगा सिम्पसन सन 1961 के अनुसार किसी जीवधारी को वर्गीकरण में मान्यता प्राप्त समूह के लक्षणों के आधार पर नाम देना ही नामकरण नोमेनक्लेचर कहलाता है। सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्राणियों को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नाम देने की प्रथा को चलाया। इसे दिनांक पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक प्राणी के दो नाम होते हैं। प्रथम नाम जेनेरिक नाम कहलाता है जो प्राणी की वंश को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा नाम विशिष्ट नाम स्पेसिफिक नाम कहलाता है जो प्राणी की जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस आदि। पुस्तकों में ये नाम तिरछे आइटैलिक अक्षरों में छापे जाते हैं और यदि हस्तलिखित होते हैं तो उनके नीचे रेखा अंडरलाइन खींची जाती है। वंश यानी जीनस के नाम का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल तथा शेष अक्षर छोटे यानी स्मॉल होते हैं, जबकि जाति स्पीशीज के समस्त अक्षर छोटे स्मॉल होते हैं। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। दिनांक पद्धति का महत्व, सिग्निफिकेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नंबर 1 है यह वर्गीकरण पद्धति वैज्ञानिक रूप में जीव के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। जाति तक वर्गीकरण करने से उस जंतु की विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। नंबर 2 अपनी विशिष्ट विशेषता के कारण ही यह पद्धति एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में प्रचलित हो सकी है, अन्यथा स्थानीय या
अन्य प्रकार के नाम सभी स्थानों पर मान्य होना या प्रचलित होना संभव नहीं था। वर्गीकरण का महत्व, सिग्निफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। जीवधारियों का वर्गीकरण उनके अध्ययन में निम्नलिखित प्रकार से सहायक होता है। नंबर 1, अध्ययन में सहायता। किसी वर्ग के एक जीवधारी का अध्ययन कर उस समूह में पाए जाने वाले अन्य जीवधारियों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मेढक के बारे में अध्ययन करके यह एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षणों का अनुमान लगा लेते हैं। नंबर 2, विकास क्रम का ज्ञान। सभी समूह के सामान्य लक्षणों का अध्ययन कर उन्हें विकास के क्रम में रखा गया है। समूह का क्रम उनके गुणों की जटिलता के आधार पर निश्चित किया गया है। कॉर्डेटा के अंतर्गत, जो कॉर्डेटा है उसके अंतर्गत स्पीशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एबीज, मैमेलिया समूह का क्रम उनके गुणों की जटिलता के आधार पर निश्चित किया गया है। नंबर 3 है संयोजी कड़ियों का ज्ञान। वर्गों का अध्ययन करते समय जब जीवधारी में 2 वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं तो जीवधारी को संयोजी कड़ी के रूप में पहचाना जा सकता है, जिससे विकास के अध्ययन में सुगमता होती है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म में सरीसृप तथा पक्षी वर्ग दोनों के लक्षण पाए जाने के आधार पर ही अनुमान लगाया गया कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। नंबर 4, अनुकूलता का ज्ञान। किसी वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों के जीवधारियों के लक्षणों के आधार पर उनकी अनुकूलता के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे पानी में पाए जाने वाले सभी जीवधारी पानी में सफलतापूर्वक रहने तथा तैरने आदि के लिए अनुकूलित होंगे। नंबर 5, प्राणियों के संबंधों का ज्ञान। जीवधारियों के विभिन्न वर्गों के अध्ययन से साधारण एवं जटिल स्तर के जीवधारियों को पहचानकर कुछ समूह की उत्पत्ति के मूल स्रोतों का पता लगाया जाता है। जैसे पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग के लक्षणों के आधार पर यह पता लगाया गया है कि इन दोनों का उदय मूल स्रोत सरीसृप वर्ग के प्राणियों से ही हुआ है। नंबर 6 यानी 6, जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं के विकास का ज्ञान। जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि पहले सरल संरचना वाले जलीय जीवधारी का विकास हुआ तथा बाद में बहुकोशिकीय जीवधारी तथा स्थलीय जीवधारियों का विकास हुआ था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें एंड वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।